ये आपके सामने क्या आ रहा है? ये आपके सामने मैंने नोट्स को तैयार कर लिया है। लॉ के समरी नोट्स का पार्ट 1 तैयार कर लिया है। पर्टिकुलरली इस चैप्टर का पार्ट 1 तैयार कर लिया है। तो ये जो सारे के सारे नोट्स हैं आपको कोर्स मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप गूगल ड्राइव देख रहे हैं, पेन ड्राइव देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब मैसेजेस आते हैं तो मैंने सोचा कि आपको नोट्स दे देने चाहिए, और इसीलिए मैं पहले आपको अब सारे ही चैप्टर, जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, सारे ही चैप्टर्स आपको इन नोट से कराऊंगा। और उसके बाद स्टडी मटेरियल एक बार दिखाकर कि जो जो हमने टॉपिक्स करे हैं वही सेम स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्टेड है, मैं आपको उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करा दूंगा। तो एक तरह से आपके कमांड पर सारे के सारे टॉपिक्स भी आ गए। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेशन भी नहीं है। और साथ में जो है आप स्टडी मटेरियल से भी सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मीटिंग से पहले क्या होता है, मीटिंग के दौरान क्या होता है, मीटिंग के बाद क्या होता है। तो मीटिंग करवाने से पहले जो है आपको एक नोटिस भेजना पड़ता है, और वो नोटिस होता है 21 दिन का। हालांकि जो सेक्शन 8 कंपनी है उन्हें 14 डेज़ का नोटिस भेजना पड़ता है। और जब हम नंबर ऑफ डेज़ काउंट करते हैं तो जिस दिन नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग होगी उसे हम काउंट नहीं करते, उसके बीच के नंबर ऑफ दिनों को हम काउंट करते हैं। ये जो नोटिस है दोस्तों, एज पर रूल 18, ये ईमेल के थ्रू भेजा जा सकता है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको तो पता ही होगा। तो बस और क्या है, वही है, आप भेज सकते हैं और लोगों को जो है आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करने का एक मौका देंगे पूरे साल में एक बार। और यही बातें वहाँ लिखी थी। अगर आपको मीटिंग जो है शॉर्टर नोटिस पे बुलानी होती है, यानी 21 दिन के नोटिस से कम दिन के नोटिस में बुलानी होती है, तो लगभग लगभग जो है करीब करीब 95% या उससे ज़्यादा के लोग जो होते हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, जिनके पास वोटिंग पावर है, उनकी अगर रजामंदी होगी, उस केस में जो है आप शॉर्टर नोटिस पर भी एजीएम या अदर मीटिंग जो है बुला सकते हैं। किस टाइम, किस दिन, किस समय, किस जगह पर आपकी मीटिंग होने वाली है, और उसमें क्या क्या बिजनेसेस जो हैं हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो बातें जो है लिखी होती हैं। जो भी नोटिस होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अथॉरिटी पर ही इशू होता है, मतलब इनकी रजामंदी से ही नोटिस को इशू किया जाता है, एंड इशूड बाय सम ऑथराइज्ड ऑफिशियल। अगर आप नोटिस को नहीं भेज पाते तो एक्सीडेंटल ओमिशन है तो काम चल जाएगा। एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब यार गलती से किसी मेंबर को नहीं गया, भूल चूक हो गई, तो काम चल जाएगा, उससे आपकी मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। पर अगर ये जानबूझ के किया जाता है तो उस केस में दिक्कत हो सकती है और कंपनी लायबल हो सकती है। यहाँ पर कंपनी को प्रूव करना होगा, द ओनस इज ऑन द कंपनी टू प्रूव दैट द ओमिशन वॉज नॉट डेलिबरेट, कि ये जो ओमिशन है ये जानबूझकर नहीं किया गया है, ये कंपनी प्रूव करेगी। वरना कंपनी तो हमेशा बोलेगी भाई गलती से हो गया, और जिस मेंबर को नहीं बुलाना उसको नोटिस नहीं भेजेगी। तो वो नहीं हो सकता, प्रूव करना पड़ेगा कि डेलिबरेट नहीं था। यहाँ तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, और आप देख सकते हैं कैसे ही 3-4 मिनट में सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है। अगर हम इन समरी नोट से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बहुत जल्दी जो है अपना काम कर पाएंगे। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई, शायद हमने स्टडी मटेरियल में कई सारे पेजेस पढ़े थे, बट जैसे ही आप ये वाले नोट्स देखते हैं जो स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट है, भाई मैं लिख दूंगा आगे मैंने स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट करा है, मैं डिस्क्लेमर डाल दूंगा। पर आप देख सकते हैं कैसे मैंने इतने शॉर्ट में जो है इन नोट्स को तैयार कर लिया है, और आपके लिए कंपनी लॉ बहुत आसान रहने वाला है। बिलीव मी, जब हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा और सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको 1 डे रिवीजन बिफोर एग्जाम की क्लास देने की भी पूरी कोशिश करूंगा, ऑलमोस्ट 99% कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं दे पाया तो एग्जाम से एक दिन पहले ही आपको रिवीजन करवा दूंगा, यानी आनी तो तय है, चाहे कुछ भी हो जाए 1 डे रिवीजन तो आनी तय है। और उसमें जो होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये नोट्स हमारे सामने हैं, ये हमने पढ़ लिए, स्टडी मटेरियल भी पूरा किया हुआ है, अब जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करना है उसके लिए एक रिवीजन कर लेते हैं। तो 6 घंटे में ये पूरी रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ पर जो प्रॉक्सीज आ रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पर उससे पहले का जितना भी है वो मैं आपको आज ही की क्लास में करा दूंगा। आज का जो विषय है वो है कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं दैट आर ट्रांजेक्टेड इन अ जनरल मीटिंग। दोस्तों 2 टाइप के बिजनेसेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। तो जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस होता है वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, आप मेरे साथ पढ़िएगा। ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं, ये 4 आपके ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। थोड़ा जूम कर कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। अगर आप इसको आसानी से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने की कोशिश करिए।
कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल की बनती है उसको कंसीडर करने के लिए जो हम मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है वो ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाता है। एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो ऑडिटर रिपोर्ट देगा वो भी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी दोस्तों एक रिपोर्ट लगती है जिसे हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी। तो इन सब को कंसीडर करना एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, यानी आमतौर पर सारी कंपनियां करती है। डिविडेंड को डिक्लेयर करने का डिसीजन लेना, तो ये जो है ये भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, ये भी एक आमतौर पर जो है नॉर्मल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। और आखिरी है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, तो ये दोनों ही जो काम है ये भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है जो हर कंपनी को करना होता है। अब यहाँ ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। इन एजीएम एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एक्सेप्ट अबव इज अ स्पेशल बिजनेस, यानी एनुअल जनरल मीटिंग पे अगर ये 4 मुद्दों पर डिसीजन लिया जाएगा तो इसका मतलब कि वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस पर डिसीजन लिया जा रहा है। और 4 मुद्दों के अलावा किसी पर लिया जाएगा, कोई नया मुद्दा आ गया, तो उसे हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस पर हमने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है। अगर कोई भी एजीएम होती है ना, तो वहाँ पर अगर ये 4 डिसीजन लिए जाते हैं, 4 मुद्दों पर डिसीजन लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस जो है ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। और अगर 4 के अलावा कोई डिसीजन लिया जाता है एजीएम पर, तो हम बोलते हैं ये एक स्पेशल बिजनेस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है उस पर सारे जो है स्पेशल बिजनेस जो है ट्रांजैक्ट करे जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 बिजनेस है ये तो आपके एनुअल जनरल मीटिंग पर ही लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पर ये 4 डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू अ नोटिस। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो बात लिखी हुई है ये सेक्शन नंबर 102 सबसेक्शन 2 में लिखी है, और आपको कोई भी सेक्शन याद करने की ज़रूरत अभी नहीं है। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या होती है, उसको बार बार पढ़ लीजिए, और जब आपको रिटेन रहने लग जाए, याद रहने लग जाए बार बार पढ़ने से, तो आप ये भी देख लीजिए यार इसका सेक्शन नंबर क्या है। ऐसे अगर आप करेंगे तो आप जल्दी जो है लॉ को समझ पाएंगे, लॉ को याद कर पाएंगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू अ नोटिस, ये कहते हैं आपका एक प्रोविजन कहता है, ये जो भी हम मीटिंग्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपका सेक्शन 102 बोलता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू अ नोटिस। आपको पता है कि स्पेशल बिजनेस क्या होता है, 4 को छोड़कर बाकी। वेयर एनी स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द कंपनीज जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग कोई भी है। अब जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होती है, और जो साल की एक मीटिंग होती है जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो भी जनरल मीटिंग होती है। तो बहुत तरीके की जो है जनरल मीटिंग्स होती है। वहाँ पर अगर स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करा जा रहा है तो जब उसका नोटिस भेजा जाएगा उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आएगी, शुड बी अनेक्स टू द नोटिस कॉलिंग सच जनरल मीटिंग। सपना तो आएगा नहीं किसी को कि भैया जनरल मीटिंग है चले जाते हैं, नहीं सर, आपको बुलाना पड़ेगा, और जब आप बुलाएंगे, कंपनी जब बुलाएगी तो उसमें नोटिस भेजेगी। उस नोटिस के साथ जो है स्पेशल बिजनेस अगर होगा तो वहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में लगानी होगी, जिसमें क्या लिखा होगा, नेचर ऑफ द इंटरेस्ट और कंसर्न फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी, जरूरी नहीं है हो सकता है, और अगर है तो आपको बताना पड़ेगा इन तीनों के लिए क्या इनका कहीं भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जो भी बिजनेस को हम ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, जैसे कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट या मैनेजर का इंटरेस्ट, जैसे कि अदर की मैनेजमेंट पर्सनल का इंटरेस्ट, या फिर रिलेटिव्स ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1 एंड 2। ये जो नंबरिंग है इसको मैं सही कर लूँगा ताकि आपके क्लॉज के हिसाब से ही नंबरिंग बन जाए। तो इसे ए और बी कर लेंगे और इसको 1, 2 और 3 कर लेंगे, क्योंकि ये सब क्लॉजेज चल रहे हैं ना, तो इसके लिए नंबरिंग में इसको ठीक कर लूँगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर इन लोगों का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जो भी आप स्पेशल बिजनेस करना चाहते हैं, उस केस में जो है आपको डिस्क्लोज पहले ही करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि भैया इन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है जो भी डिसीजन हम लेने वाले हैं, डायरेक्टर को, मैनेजर को, की मैनेजमेंट पर्सोनल को, या फिर इनके रिलेटिव्स को। एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स दैट मे इनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेसेस एंड टू टेक डिसीजन देयर ऑन। भैया जो भी हम मीटिंग करवा रहे हैं उस मीटिंग में हम ऐसा तो नहीं सब आएंगे, चाट पकौड़े खाएंगे चले जाएंगे। वो मीटिंग इसलिए हो रही है ताकि वहां पर हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाएं, और कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए वहाँ मीटिंग करवाई जा रही है। इसीलिए मैनेजमेंट का फर्ज है कि आप जो है वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो देनी ज़रूरी है जिससे कि वहाँ पर डिसीज़न लेने में आसानी हो, मेंबर्स को जो है
समझ आए कि भैया हम क्या बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, किस बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या होगा इससे, तो उसके बारे में जो है अगर चीज़ें आप बताएं अच्छे से नोटिस के साथ, तो मेंबर जो है पहले से प्रिपेयर होकर आएंगे कि मुझे यार कहाँ वोट करना है, इस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता, तो वो पहले से प्रिपेयर कर आ सकते हैं। ये हुआ आपका सेक्शन 102। उसका जो सेक्शन 102 का सब सेक्शन 2 है, वहाँ हमने देख लिया कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। अब इसका एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, यानी कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो तो है ही, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस। और ये प्रोवाइजो क्या बोलते हैं मालूम आपको? ये सबसे खतरनाक प्रोवाइजो है जो आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। वेयर एन आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस विच इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी। सिर्फ इस लाइन को समझेंगे कि मान लेते हैं आपकी ए लिमिटेड कंपनी है। अब ये जो ए लिमिटेड कंपनी है ये अपनी मीटिंग बुला रही है, मेंबर्स की मीटिंग बुला रही है। यहाँ पर जो भी हम बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, स्पेशल बिजनेस को, इससे किसी और कंपनी को इफेक्ट हो सकता है, कुछ फायदा नुकसान हो सकता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर एंड एवरी की मैनेजरल पर्सनल ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी शैल ऑल्सो बी सेट आउट इन द स्टेटमेंट। मतलब मान लेते हैं इसको हम जो है हम परचेज कर रहे हैं इससे खूब सारा माल। अगर हम इस कंपनी से माल परचेज करेंगे तो इसे प्रॉफिट होगा। अब पता लगे कि ये जो कंपनी है ये तो डायरेक्टर की कंपनी है, दूसरी कंपनी है, जिससे कि हम यहाँ का प्रॉफिट वहां पर ट्रांसफर करवा रहे हैं हायर प्राइस पे। तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपका जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, मैनेजर है, की मैनेजरल पर्सनल है, अगर इनकी शेयर होल्डिंग 2% या उससे ज़्यादा की है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा जब आप मीटिंग बुलाएंगे कि भैया देखिए हम जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जो बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें एक कंपनी और इन्वॉल्व है जिस कंपनी में हमारे प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या की मैनेजरल पर्सनल के 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। तो ये आप ज़रूर बताएंगे। साथ ही में जो भी आप बिजनेस वगैरह की बातें करेंगे और उसमें आप किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देते हैं कि आपको चाहिए तो आप चेक कर लेना, वो भी आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताएंगे कि आप जो है किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, हम बात करने वाले हैं किसी डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में बात करेंगे, एंड इफ यू वांट यू कैन इंस्पेक्ट दैट एट दिस प्लेस एट दिस टाइम। आखिरी बात कहती है इस पर्टिकुलर सेक्शन की, वहां पे लिखा है कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते, यानी इंटरेस्ट तो है बट आप बताते नहीं कि प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजमेंट या की मैनेजरल पर्सनल जो है उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है या उनके रिलेटिव्स का इंटरेस्ट है जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो सकता है, वो आप नहीं बताते, तो जितना बेनिफिट इन लोगों को होगा वो प्रॉफिट इन्हें कंपनी को दोबारा लौटाना पड़ेगा। यानी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने मीटिंग बुलाई, उसके डायरेक्टर वगैरह, उसके रिलेटिव्स वगैरह को फायदा होगा अगर ये कंपनी बी लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। कुछ स्पेशल बिजनेस है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है पैसा हमारा जाएगा और इसको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर अल्टीमेटली रिलेटिव की कंपनी है डायरेक्टर की, और डायरेक्टर डिस्क्लोज नहीं करता। अगर डिस्क्लोज करता है उसके बाद डिसीजन लिया जाता है फिर तो दिक्कत नहीं है, पर डिस्क्लोज नहीं किया जाता तो जो भी प्रॉफिट यहाँ कमाया जाएगा, डायरेक्टर वगैरह जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाएगा वो सारा का सारा इसको कंपनसेट करना पड़ेगा ए लिमिटेड को। यानी सीधी सीधी बात है कि जब भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, स्पेशल बिजनेस होने वाला है, तो आपको बताना है कि डायरेक्टर, प्रमोटर, की मैनेजरल पर्सनल का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं। अगर है तो बताएंगे किस प्रकार का इंटरेस्ट है, इतनी सी बात है। और नहीं बताएंगे और फायदा ले लिया आपने, उठा लिया, तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इतनी सी बात अभी तक हमने पढ़ी है। यदि आप कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो जो भी प्रमोटर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, की मैनेजरल पर्सनल है, जिसने डिफॉल्ट करा है, जिसने गलती करी है, उसे जो है 50,000 रुपीज़ की जो है पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर जितना बेनिफिट उनको एकरू हुआ है उसका 5 गुना तक देना पड़ सकता है, विच एवर इज हायर, यानी कि कम से कम 50,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और अगर मान लेते हैं कि उनको बेनिफिट हुआ है 25,000 का, तो 25,000 का 5 गुना होता है 1,25,000, तो 1,25,000 उन्हें देना पड़ेगा। यानी 50,000 और 5 टाइम्स द बेनिफिट जो उनको हुआ है, विच एवर इज हायर, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो नोट्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं और एडिशन करने के बाद ही अपलोड करूँगा। अभी तक जितने हमने प्रोविजंस करे हैं उसमें सेक्शन 101, 102, 103, आगे आएगा 104, 5, 6, 7, 9, जितने भी आएंगे ये सारे के सारे प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी पे लगते तो हैं,
पर अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ और लिख दिया है तो आर्टिकल्स जो है सुपरसीड कर जाएगा, यानी हम आर्टिकल्स की बात मानेंगे और इस सेक्शन की बात नहीं मानेंगे। ये बातें यहाँ लिख दी है, चाहे वो 21 दिन का नोटिस बुलाना हो। प्राइवेट कंपनी अपनी आर्टिकल्स में लिखती है कि हम तो भैया 7 दिन का नोटिस बुलाएंगे, तो प्राइवेट कंपनी को छूट दे दी है, प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी कि सारे प्रोविजन लगेंगे, बट अगर वो चाहे तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करके जो करना चाहे कर सकती है। और ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भरने के लिए, या फिर अपनी एनुअल रिटर्न को सबमिट करने के लिए उसने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। वेदर रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। आपको याद होगा कि हमने जो है ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर किया था, और वहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। वैसे तो मैंने ऊपर आपको बताया है ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, सेक्शन 102। ऑडिट एंड ऑडिटर के चैप्टर जो था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो था, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ऑडिटर है उसे हम अपॉइंट करेंगे और वो होल्ड करेगा ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM। अब 6 साल के लिए अपॉइंट होएगा डेफिनेटली। फर्स्ट ऑडिटर तो फर्स्ट AGM की कंक्लूजन तक ही ऑफिस को होल्ड करता है, बाद में जो ऑडिटर होता है 5-5 साल के लिए अपॉइंट होता है। अब यहाँ पर बोल दिया कि क्या हम जो हर साल ऑडिटर को रेटिफाई करते हैं उसका अपॉइंटमेंट, क्या वो स्पेशल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो यहाँ ये लिख दिया है कि जो रेटिफिकेशन है वो ना तो अपॉइंटमेंट है ना ही रीअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके लिए रेटिफिकेशन को हम बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस ही माना जाएगा। ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया हमने भले ही, बट हम हर साल जो है उसको रेटिफाई करते हैं। रेटिफाई का मतलब जो उसके मेंबर्स हैं अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ ठीक है ये कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ओके। दे आर नॉट रीअपॉइंटिंग हिम, दे आर नॉट अपॉइंटिंग ऑडिटर अगेन, क्योंकि वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, बट अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ ठीक है हमें मालूम है। तो वो रेटिफिकेशन जो है वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएगा। अब यहाँ तक कि हमने आज बात जो करी है, नोटिस की बात करी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करी, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, वो हमने जाना। आखिरी जो कुछ टॉपिक बच गए हैं उसमें हम डिस्कशन करेंगे कोरम का और चेयरमैन का। कोरम क्या होती है और चेयरमैन की ड्यूटीज़ क्या होती है, जो मीटिंग होती है उसमें चेयरमैन अपॉइंट होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। पहले बात कर लेते हैं कोरम क्या होती है। कोरम फॉर मीटिंग, ये सेक्शन 103 में बात लिखी है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग को करवाने के लिए, यानी अगर इससे कम लोग होंगे तो हम उस मीटिंग को एडजॉर्न कर देंगे, यानी कि हम उस समय को पोस्टपोन कर देंगे, और कम से कम इतने लोग होंगे तभी हम मानेंगे कि मीटिंग हमने ढंग से करी है। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, इसका मतलब है कि जो आर्टिकल है वो स्मॉलर नंबर तो प्रिस्क्राइब कर नहीं सकता, ज़्यादा के लिए ज़रूर बोल सकता है। एंड अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, कि जब तक हमारा आर्टिकल लार्जर नंबर के लिए नहीं बोलता तब तक कोरम जो होगी मीटिंग की वो क्या होगी, वो नीचे लिखी है। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर कम से कम होने चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब होता है प्रॉक्सी के थ्रू नहीं। प्रॉक्सी आपने सुना होगा कि आप स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं अगर, तो वहाँ पर बोलते हैं यार मेरी ना प्रॉक्सी लगवा दियो, मेरी अटेंडेंस लगवा दियो, मैं नहीं आ रहा। मतलब कि टीचर बोलेगी, नाम लेगी राम, और राम नहीं बैठा, श्याम बैठा है, बट श्याम बोल देगा प्रेजेंट मैडम, तो क्या बोल दिया उसने, प्रॉक्सी लगा दी। बंदा नहीं है फिर भी उसकी अटेंडेंस लगवा दी है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट होता है। और आपका जो ये सेक्शन है कहता है कम से कम 2 मेंबर्स को तो होना ही चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। उसके बाद जो बाकी के मेंबर हैं हो सकता है वो अपने बदले किसी और को भेजें, प्रॉक्सी भेजें, काम चल जाएगा। 2 बंदे तो होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में जो है अगर उसके मेंबर्स 1000 से ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत केसेस में जो है नहीं भी होते, अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है तो 1000 से ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं। अब वहाँ पर कोरम जो है 5 मेंबर की होगी पर्सनली प्रेजेंट। अगर पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो 1000 से ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा नहीं है, तो 5 की जगह होंगे 15 मेंबर, कम से कम उन्हें पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। और अगर हमारी कोई लिस्टेड कंपनी है, कोई मारुति सुजुकी है, कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर मेंबर बन जाते हैं, तो अगर उसमें मेंबर 5000 से ज़्यादा हैं तो कम से कम 30 लोग जो हैं पर्सनली प्रेजेंट होंगे मेंबर्स की मीटिंग में। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं मेंबर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं। मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रेफर टू द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। अब पता लगे कि आप जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें जिन मेंबर्स को वोट देने का अधिकार नहीं है वो मेंबर प्रेजेंट है। यहाँ ये लिखा है कि जिन मुद्दों पर बात करी जा रही है
उस मुद्दे पर डिसीजन लेने का जिसके पास राइट है, पावर है, उनमें से इतने मेंबर्स जो है मिनिमम होने चाहिए। जो उस मुद्दे पर वोट कर सकते हैं उसमें मिनिमम इतने लोग होने चाहिए। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होगी विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे का 30 मिनट्स का टाइम दिया है, मीटिंग स्टार्ट हो गई, लोग नहीं आ रहे, वेट कर लो, आधा घंटा वेट कर लो, बट अगर नहीं आते जो टाइम अपॉइंटेड है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मीटिंग होगी उसे हम एडजॉर्न कर देंगे। कोर्ट में सुना होगा ना, द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे, यानी अगली तारीख पर आना। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही वाली चीज यहाँ पर हो रही है कि अगर मिनिमम लोग प्रेजेंट नहीं होंगे जितने होने चाहिए, जिनको राइट है वोट करने का, जो मिनिमम पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं है, मीटिंग जो है नेक्स्ट वीक के लिए एडजॉर्न हो जाएगी। सेम डे, सेम टाइम एंड सेम प्लेस। मतलब या तो वो चेंज करवा सकते हैं कि अगर कोई और प्लेस करवानी है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके लॉ में लिख दिया है कि नेक्स्ट वीक के लिए हमने पोस्टपोन कर दी है। सेम डेट, सेम प्लेस, या फिर कोई और डेट प्लेस भी हो सकती है अगर आप डिसाइड करते हैं तो। नहीं करते तो नेक्स्ट वीक जो है पोस्टपोन हो जाएगी, और जो मीटिंग आपने बुलाई थी करेंट मीटिंग, वो कैंसिल मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ लोग ही प्रेजेंट नहीं है। अब अगर अगली जो एडजॉर्न मीटिंग है, एडजॉर्न मीटिंग होती है ना, अगर आपकी मीटिंग एडजॉर्न हो गई क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था, उस केस में आपकी जो एडजॉर्न मीटिंग है वो बाद में होगी। तो उस मीटिंग का जो नोटिस है, कम से कम 3 दिन का नोटिस उस एडजॉर्न मीटिंग का भी देना पड़ता है मेंबर्स को, आइदर इंडिविजुअली, या फिर आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी जो वहां पर कॉमनली सर्कुलेट होता है, विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अब मान लेते हैं कि एडजॉर्न मीटिंग पर भी कोरम प्रेजेंट नहीं है और आधा घंटा हो गया, नेक्स्ट मीटिंग बुलाई, अगले हफ्ते भी कोई लोग नहीं आए। उस केस में अगर कम से कम 2 बंदे भी प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे दे शैल फॉर्म द कोरम। चाहे आपको हायर कोरम की भी जरूरत हो, बट क्योंकि पहले नहीं थी, आपने मीटिंग को एडजॉर्न किया, और एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई, तो अगर 2 बंदे हैं कम से कम, तो हम मान लेंगे कि भैया यही कोरम है, मीटिंग करो, खत्म करो, मीटिंग कंडक्ट करो, खत्म करो। दोस्तों, जब भी ये मीटिंग्स होती है आपकी, उसमें हमने कई बातें पढ़ी, नोटिस भेजना होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगनी होती है, डायरेक्टर प्रमोटर का इंटरेस्ट होता है तो बताना होता है, कोरम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, कितने दिन का नोटिस जाता है, वो सब हमने करा। अब जब मीटिंग एक्चुअली में होगी तो वहां पर एक चेयरमैन अपॉइंट होगा। ये जो चेयरमैन है कंपनी का चेयरमैन नहीं है, कंपनी का चेयरमैन अलग होता है। ये मीटिंग का चेयरमैन है जो हर मीटिंग में अलग से अपॉइंट होता है। यानी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें एक अलग चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, उसकी नेक्स्ट मीटिंग में अलग को करेंगे। ये चेयरमैन हर मीटिंग में अलग अपॉइंट होता है। तो ये कैसे अपॉइंट होगा भाई? चेयरमैन का भी इलेक्शन होता है जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, तो अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, या प्रोवाइड अदरवाइज, जो भी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे वो अपने आपस में जो है हाथ को खड़ा करके डिसाइड कर लेंगे, भैया जितने हाथ ऊपर आए इस बंदे को चेयरमैन बनाए, जितने हाथ ऊपर आए, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हैंड्स ऊपर हुए कि हाँ भाई इसको बना दो चेयरमैन, तो उसे बना देंगे। डिमांड ऑफ पोल, पोल होता है वोटिंग, जैसे कि आपको पता ही है, अब इलेक्शन वगैरह का टाइम चल रहा है तो वोटिंग होती है। पहले तो हाथ खड़ा कर कर देख लिया, भैया थोड़े बहुत लोग हैं देख लेते हैं, भैया जिसके लिए ज़्यादा हाथ खड़े होते हैं उसको चेयरमैन बना देते हैं। अगर पोल डिमांड किया जाता है कि भैया नहीं, चेयरमैन को ऐसे आप हाथ खड़ा कर कर ऐसे एस्टिमेट बेसिस पर नहीं, आप वोटिंग कराइए और जो वोटिंग में जीतेगा वही चेयरमैन बनेगा, अगर ये डिमांड करी जाती है, तो चेयरमैन जो है इलेक्ट होगा बाय शो ऑफ हैंड्स, शेल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंटिल सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड। मतलब पहले बोला, मीटिंग में आके पूछा, भैया 3 लोग बोलते हैं हमें चेयरमैन बनना है, इसको बना दें, मिस्टर ए को बना दें, लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, बी को बना दें हाँ हाँ हाँ, सी को बोलते हैं हाँ हाँ, जिन तीनों में से लगता है यार इसके लिए तो ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, ज़्यादा हैंड्स ऊपर हुए हैं, उसको बोलेंगे ये चेयरमैन है। पर दूसरा आता है, अरे कैसे यार, तुमने ठीक से काउंटिंग नहीं करी, मेरे लिए लोग ज़्यादा बोल रहे थे, मैं चेयरमैन बनूंगा। तो फिर क्या होता है, हम बोलते हैं पोल करवा लो। और जब पोल डिमांड होता है तो जब तक कि पोल का रिजल्ट नहीं आता तब तक सी ही जो है वो चेयरमैन बने रहेगा, और पोल का एग्जैक्ट रिजल्ट के बाद जिसको ज़्यादा वोटिंग होगी एक्चुअली में, वो चेयरमैन बनेगा उस मीटिंग के लिए। बस आखिरी टॉपिक कर रहे हैं आज का, चेयरमैन की पावर क्या होती है। दोस्तों, चेयरमैन को, जो मीटिंग का चेयरमैन होता है, उसको इंश्योर करना होता है कि जो डेकोरम है मीटिंग का, यानी जो क्या बोलते हो डेकोरम को, रहन सहन, या फिर आप कह सकते हैं
जो एनवायरनमेंट है मीटिंग का वो बना रहे, मेंटेन रहे, शोर शराबा ज़्यादा ना हो, टिल द मीटिंग इज कंक्लूडेड एंड पोस्ट दैट एग्जीक्यूट्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये ड्यूटी चेयरमैन की है कि जो मीटिंग है वो ढंग से हो जाए और मीटिंग के बाद उस मीटिंग के मिनट्स बन जाएं, ताकि उसे हम डॉक्यूमेंट कर लें। कल को जो लोग अटेंड नहीं कर पाए मीटिंग, वो भी जानना चाहेंगे मीटिंग में क्या हुआ, तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ लेंगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब उसकी ब्रीफिंग, उसकी समरी। जैसे मैं आपको समरी दे रहा हूँ कंपनी लॉ की, वैसे ही हर मीटिंग की समरी बनती है। द चेयरमैन हैज़ अ प्राइम फेकी अथॉरिटी, यानी कि जो है ऑन द फेस ऑफ इट चेयरमैन के पास एक अथॉरिटी होती है टू डिसाइड ऑल क्वेश्चंस विच अराइज एट अ मीटिंग। कौन कौन से क्वेश्चन जो है मीटिंग में पूछे जा सकते हैं। कई कल को पता लगे कि हमारा बिजनेस नहीं है, हम कुछ ऐसी बात नहीं करने वाले और कोई ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो चेयरमैन बोलेगा नहीं नहीं आप क्वेश्चन मत पूछो, आप पूछो ऐसा। विच रिक्वायर डिसीजन एट द टाइम इन ऑर्डर टू फुलफिल इज ड्यूटी प्रॉपरली, मतलब जो रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे उनको एंटरटेन करेंगे, बकवास वालों को नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी, इवन दो ही मस्ट बी पर्सनली स्ट्रांगली अपोज टू एनी मैटर। जैसे कि आपका पार्लियामेंट है, उसमें ओम बिरला बैठते हैं लोकसभा में, तो बोलते हैं ना अपोजिशन को बैठो बैठो, चलो आपको बैठने, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते हैं ना, वही चेयरमैन को करना होता है। राइट टू कास्ट कास्टिंग वोट, ये क्या आ गया सर? कई बार जो आपके आर्टिकल्स हैं उसमें स्पेसिफिकली जो है लिखा होता है कि अगर कोई भी हम डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं अपनी मेंबर्स की मीटिंग में, और दो जो पार्टी है, यानी जो भी पार्टी उसको फेवर कर रही है, जो अपोज कर रही है, उन दोनों के वोट्स जो हैं उन दोनों के वोट्स बराबर आ जाते हैं, तो अगर बराबर आ गए, जिसमें डेफिनेटली चेयरमैन जो है वो खुद भी एक मेंबर रहा होगा, तो वो भी वोट देगा। उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि भैया आप दोनों के जो हैं 100 वोट यहाँ पर आ गए हैं, 200 मेंबर थे, 100 वोट आ गए, 200 मेंबर प्रेजेंट थे, 100 वोट आ गए। अब एक बोल रहा है यस ये डिसीजन के फेवर में, दूसरे बोल रहे हैं नो हम फेवर में नहीं है। तो अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में लिखा है चेयरमैन को ये कास्टिंग वोट की पावर दी है, तो उसमें जो चेयरमैन होगा वो अपना एक सेकंड वोट कास्ट कर सकता है कि मैं इस साइड बोलूं या इस साइड जाऊं, मैं इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, वो कास्टिंग वोट जो है कर सकता है। और अगर कोई पावर नहीं दी है तो, अगर पावर नहीं दी है तो ये ड्रॉ हो गया, और ड्रॉ हो गया तो इस डिसीजन को हम ड्रॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे क्या करना है। इस मीटिंग में तो ये ड्रॉ हो गया ना, ड्रॉ हो गया तो फिर हमने पास ही नहीं किया। अगर कास्टिंग वोट की पावर चेयरमैन को दे रखी है तो वो डिसाइड कर लेगा भाई इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, तो खुद ने भी पहले वोट दिया ही हुआ है, पर उसको सेकंड वोट देने की पावर अगर दी गई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि अगर ड्रॉ होता है तो आप बताइए कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है सर, और नहीं दी है तो ड्रॉप हो गया, पास हुआ ही नहीं ना, मेजोरिटी का है। तो ये जो है यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया। प्रॉक्सी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, वोटिंग होती है एक्चुअली में कैसे उसके बारे में जानेंगे, वोटिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, शो ऑफ हैंड, पोस्टल बैलेट, और जो बटन बटन दबाकर होती है जैसे कि आप इलेक्शन में करते हैं वोटिंग, तो जो भी प्रकार होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद आपका 50% चैप्टर होगा। तो हमने एक पहली क्लास करी थी, वैसे देखा जाए तो दूसरी क्लास में मैंने स्टार्टिंग से ही करवा दिया है। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब आपका ये 50% होगा, फिर जो है 2 क्लासेस और होगी तब जाकर ये 2 या 3 क्लासेस और होगी तब जाकर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, और अगर आप ये ढंग से करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ढंग से करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस डिपॉजिट वाला ढंग से करते हैं, ऑडिट वाला ढंग से करते हैं, तो आप इसी में जो है पास हो जाएंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।